अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था। बस उसमें क्या था कि यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी, इस वाली कंडीशन को इन्होंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल किया था, और अब जो है इस वाली कंडीशन को इन्होंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल किया है। अदरवाइज इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलर मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे, उनको आप खुद ही डील कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट है तो उसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 लेप्लास इक्वेशन सबसे पहले तो लिख देते हैं, जो कि है डावा स्क्वायर u ओवर डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा स्क्वायर u ओवर डावा y स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 0। और इस क्वेश्चन में जो हमें कंडीशंस गिवन है, जो बाउंड्री कंडीशंस इस क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, डावा u ओवर डावा x एट x इज इक्वल टू द 0 इज इक्वल टू द 0। सिमिलरली डावा u ओवर डावा x एट x इज इक्वल टू द a, ये 0 के इक्वल है, और u ऑफ x 0 विच इज इक्वल टू द x and u of x b which is equals to the 0। तो ये क्वेश्चन है और इसको अभी करना है सॉल्व। सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं कि हम लिख देते हैं u which is a function of xt, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। फिर हम कह देते हैं u यहाँ पे एक्स वाई में है, सो बनेगा u which is a function of xy। अगर ये एक्स वाई का फंक्शन है तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट एक्स डबल डैश वाई, ये पिछले दो क्वेश्चंस में भी हम करके आए हैं, प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू द 0। अब इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई, इसके साथ एक्स वाई डिवाइड करेंगे तो वाई वाई में कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स डबल डैश ओवर एक्स प्लस वाई डबल डैश ओवर वाई विच इज इक्वल टू द 0। y को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x डबल डैश ओवर x विच इज इक्वल टू द नेगेटिव y डबल डैश ओवर y, और इसको हम नेगेटिव ऑफ लेमडा के इक्वल कर लेते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, एक बनेगी x डबल डैश माइनस लेमडा x विच इज इक्वल टू द 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी, या बेहतर है कि इसको सही तरह से ही लिख लेते हैं, एक्स डबल डैश ओवर एक्स। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं था देखा, एक दफा आप इसको देख लो, क्योंकि आगे फिर जो क्वेश्चंस आएंगे बार बार यही इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट नहीं करूंगी। आई विल डायरेक्टली मूव टू द नॉन ट्रिवियल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो एक्स डबल डैश ओवर एक्स विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा, और यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश ओवर y विच इज इक्वल टू द नेगेटिव लेमडा। इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये बनेगा x डबल डैश, और ये इस साइड पे आके सबसे पहले तो यहाँ से इसकी कैंसिल हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव लेमडा एक्स। इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डबल डैश प्लस लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू द 0। और अब इसकी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बन जाएगा y डबल डैश विच इज इक्वल टू द लेमडा y डबल डैश माइनस लेमडा y विच इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये y में जो इक्वेशन आई है इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस पे केसेस डिफाइन करने। सबसे फर्स्ट केस हमारे पास होता है फॉर लेमडा विच इज इक्वल टू द 0। फर्स्ट केस होता है लेमडा विच इज इक्वल टू द 0। तो अगर लेमडा को 0 बनाएंगे तो ये जो है इस वाले पार्ट में ये लेमडा 0, यहाँ पे भी ये लेमडा 0, so x डबल डैश इज इक्वल टू द 0, y डबल डैश इज इक्वल टू द 0। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन x डबल डैश और x, और इसके भी इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं, और y डबल डैश
dy, और इस पे भी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x विल बी इक्वल टू द c1x प्लस m1, और यहाँ से आ जाएगा y विल बी इक्वल टू द c2y प्लस m2। अब कंडीशंस बना लेते हैं। जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस को देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कंडीशन दे रहा है इस वाले में से कि डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो 0 बनेगा जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। मतलब ये कि x डैश ऑफ 0 जो है वो 0 बनेगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये। उसके बाद अगर इसको देखें तो इसमें है x डैश ऑफ a विच इज इक्वल टू द 0। देखे ना कि डेरिवेटिव ऑफ x when x is equals to the a is equals to the 0। उसके बाद अगर हम इनके अकॉर्डिंग कंडीशन देखें तो इसमें से क्या निकल रही है, इसमें कंडीशन आएगी y की, तो वो बनेगी y ऑफ 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा y ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू द x। ठीक है, तो इसको अभी करते हैं सॉल्व, कंडीशंस पुट करते हैं। x में सबसे पहले तो हम कंडीशंस को पुट कर लेते हैं। तो x के अकॉर्डिंग सबसे पहली कंडीशन हमारे पास थी x डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू द 0। मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका करते हैं डेरिवेटिव, तो x डैश विल बी इक्वल्स टू द, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बनेगा c1, इसका डेरिवेटिव बनेगा c1, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो 0 ही बन जाएगा। तो अब अगर इसको देखें तो कंडीशन तो तब पुट होगी ना जब हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल हो। तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल आ ही नहीं रहा, सिंपल जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो कंडीशन में पुट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम फिर भी कोशिश करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं that x dash of 0 which is equals to the c1 x dash of 0 जो है वो 0 के इक्वल था। मतलब ये कि c1 की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, c1 की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। और अगर हम दूसरी इक्वेशन पे जाना चाहें तो x डैश ऑफ a विच इज इक्वल्स टू द 0, वो तो चलो खैर है 0 हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से करेंगे x डैश ऑफ a, तो a ये किस साइड पे जाके पुट करें। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। फिर भी हमने इसको पुट करने के बाद हमें जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिला है। मीन c1 इज इक्वल्स टू द 0। अगर c1 इक्वल्स टू द 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x ऑफ x विल बी इक्वल्स टू द m1। ठीक है, x ऑफ x जो है वो m1 के इक्वल आएगा। m की वैल्यू आ गई, सॉरी x की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे कि अब y पे चले जाते हैं। और अगर हम y को देखते हैं, y के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन क्या थी, एक मिनट, y के अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं, ये सॉरी, ये इस तरीके से इधर से कंडीशन नहीं निकलेगी। यहाँ से हम जो है y के अकॉर्डिंग जब कंडीशन निकालेंगे तो एक हमारी y की कंडीशन इधर से बनेगी दैट y ऑफ b। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी y ऑफ b विच इज इक्वल टू द 0। क्योंकि वो x है ना, तो y जो है वो x के इक्वल तो अल्टीमेटली नहीं आ सकता। तो एक कंडीशन हमारे पास बनेगी y ऑफ b विच इज इक्वल टू द 0। और अगर हम दूसरी कंडीशन निकालेंगे तो वो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी दैट y ऑफ y विच इज इक्वल टू द 0। y ऑफ y इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो अगर हम यहाँ से कंडीशन निकालना चाहते हैं तो ये y की जगह पे 0 है। ठीक है, और दूसरी साइड पे x है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी गलती में से लिख दिया था कि y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू द x, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस तरीके की जब भी स्टेटमेंट आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 वाली जगह पे हम y कर लेते हैं दैट y ऑफ y इज इक्वल टू द 0। ठीक है, y ऑफ y इज इक्वल टू द 0। मैं बताती हूँ कि अभी जो है ये वाली कंडीशंस किस तरीके से प्रॉब्लम में आएंगी। एक तो है y ऑफ b इज इक्वल टू द 0। ठीक है, तो इसमें जब हम कंडीशंस पुट करेंगे y के अकॉर्डिंग,
तो वो किस तरीके से बनेगी? एक तो ये इस तरीके से हो सकता है कि हम यहाँ पे कर देते हैं दैट y ऑफ b विच इज इक्वल टू द 0, y ऑफ b विल बी इक्वल टू द c2b प्लस m2। तो ये बनेगा 0 विल बी इक्वल टू द c2b प्लस m2। ठीक है, और अब ये कंडीशन आप लिखो या डायरेक्टली ये लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई खास डिफरेंस आया नहीं है, मीन्स के हमारे पास जो है इसके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकल के आ रही। जिस तरीके से हम पीछे कंडीशंस कर चुके हैं कि हम कोई ना कोई कंडीशन इसमें लगा रहे होते थे, तो या तो C1 की वैल्यू आती थी या C2 की वैल्यू आती थी, या जो है इसका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट 0 बन जाता था। इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास बन रही होती थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वही एज इट इज इक्वेशन है, कोई खास फर्क आया ही नहीं है इक्वेशन में। तो इस वजह से हम क्या लिख देंगे, इसका जो जनरल फाइनल सोल्यूशन बनेगा इस केस का उसको हम यहाँ पे लिख देंगे दैट u ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू द, अब m1 और दूसरा जो हमारे पास y का वैल्यू आया है जो कि है c2y प्लस m2। ठीक है, यही हमारे पास इसका फाइनल जनरल सोल्यूशन बनेगा। या आप अगर चाहें तो उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, m को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर कह दें कि m1 और c1 m2 और c2 जो है, सॉरी m1 और c2 जो है, आप इसको कोई दूसरा कांस्टेंट सपोज कर लो, या इस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके केस नंबर 2 पे। तो केस नंबर 2 में हमारे पास है लेस देन 0 वाला केस लेते हैं। यहाँ पे लेमडा विल बी इक्वल टू द नेगेटिव लेस देन वाला केस ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव n स्क्वायर विच इज लेस देन 0। तो ये बन जाएगा x डबल डैश प्लस था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस n स्क्वायर x विल बी इक्वल टू द 0, y के अकॉर्डिंग बनेगी y डबल डैश, यहाँ पे माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस n स्क्वायर y विल बी इक्वल टू द 0। इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस फाइंड करेंगे, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं, सो इसमें नहीं जाऊंगी मैं। आप जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब इसकी बनाओगे तो ये नेगेटिव में आएगी, मीन्स दूसरी साइड पे ये पॉजिटिव में चला जाएगा। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो x के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आएगा वो आएगा x विल बी इक्वल टू द c3 cos हाइपरबोलिक nx प्लस c4 sin हाइपरबोलिक nx। y के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बन जाएगा y विल बी इक्वल टू द, दूसरी साइड पे ये नेगेटिव में। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा c5 cos ny प्लस c6 sin ny। अब कंडीशंस को पुट करते हैं। कंडीशंस को पुट करने के लिए सबसे पहले हमें x का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n c3 cos का डेरिवेटिव यहाँ पे बनेगा sin हाइपरबोलिक nx प्लस c4n, और sin का बनेगा यहाँ पे cos हाइपरबोलिक nx। उसके बाद इसमें कंडीशंस लगाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास थी x डैश ऑफ 0 which is equals to the 0, x dash of 0 which is equals to the 0। तो ये यहाँ पे बन जाएगा x dash of 0 will be equals to the n c3 sin hyperbolic n0 plus c4 n cos hyperbolic n0। 0 will be equals to the, अब sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो मीन्स के यहाँ पे c4 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास थी x डैश ऑफ a विच इज इक्वल टू द 0। तो ये बन जाएगी, देखिए यहाँ पे c4 ऑलरेडी 0 है, ये चीजें मैं बार बार समझाती हूँ। c4 ऑलरेडी 0 है, ये वाला टर्म 0 है, मतलब कि अब जो हमारे पास न्यू इक्वेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है।
तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा n3 ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दें that x dash of a which is equals to the n3 n c3 है ना, c3 n, और यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक n0, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 0 विल बी इक्वल्स टू द c3n साइन 0, तो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो c3 की वैल्यू आएगी, c3 की वैल्यू विल बी अगेन 0। मतलब ये कि हमारे पास x ऑफ x जो है वो 0 आ गया। जब x ऑफ x 0 आ गया तो y की वैल्यू जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी पूरा जो उसका सोल्यूशन है वो अल्टीमेटली 0 ही बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड केस पे, केस नंबर 3, जिसमें है लेमडा विल बी इक्वल्स टू द n स्क्वायर ग्रेटर देन 0 वाला केस। तो ये बन जाएगा x डबल डैश प्लस n स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू द 0 एंड y डबल डैश माइनस n स्क्वायर y will be equals to the 0। अब क्या करते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, तो दूसरी साइड पे ही जाके नेगेटिव में बन जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे जो इसके रूट्स बनेंगे उनके अकॉर्डिंग जनरल इक्वेशन बनेगी x ऑफ x विल बी इक्वल्स टू द c7 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स c7 और ये हमारे पास बन जाएगी साइन हाइपरबोलिक अच्छा एक मिनट, ये इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव में आ जाएगी तो मतलब ये कि इसके जो रूट्स बनेंगे वो आयोटा फॉर्मेट में चले जाएंगे, मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है जनरल फॉर्मेट बनेगा इसका c7 cos nx प्लस c8 sin nx। अब इसमें जो है वो रूट्स पॉजिटिव में जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y विल बी इक्वल्स टू द c9 cos हाइपरबोलिक ny प्लस c10 sin हाइपरबोलिक ny। कंडीशंस के लिए हमारे पास x का डेरिवेटिव होना जरूरी है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये बन जाएगा n c7, साइन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ जाएगी और ये हो जाएगा साइन nx। यहाँ पे ये बन जाएगा n c8 और सॉरी cos का डेरिवेटिव नेगेटिव में और साइन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव में होता है, तो ये बन जाएगा cos nx। डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए, उसके बाद कंडीशंस पे चले जाते हैं। तो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट है x ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू द 0, x डैश ऑफ 0 नेगेटिव n c7 साइन n0 प्लस n c8 cos n0। तो ये बन जाएगा 0 विल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव n, ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा और यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू द c8 और ये 1 के इक्वल। तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, c8 विल बी इक्वल्स टू द 0, c8 0 बन जाएगा, c8 0 हो गया मीन्स का ये वाला टर्म 0 हो गया। तो दूसरी कंडीशन हम पुट करेंगे x ऑफ a विल बी इक्वल्स टू द 0, तो ये बन जाएगी c8 0, तो यहाँ पे है नेगेटिव n c8
साइन एन ए, ये हमारे पास है 0 विल बी इक्वल टू द नेगेटिव एन C8 साइन एन ए। और यहाँ पे अगर हम साइन वाले टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो अल्टीमेटली 0 बन जाएगा, और हमें 0 ही नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी केसेस जो है वो हमारे 0 बन चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको नॉन ट्रिवियल बनाने के लिए, जिस तरीके से हम पीछे कह रहे थे कि क्योंकि हम चाहते हैं कि ये केस, अच्छा यहाँ पे C7 है, C8 हम ऑलरेडी 0 कर चुके हैं, कि हम चाहते हैं कि C1 0 ना बने, इसी वजह से यहाँ पे ये जो साइन एन है, साइन एन ए वो 0 बन जाएगा। अगर ये साइन एन ए 0 है, अगर साइन एन ए 0 है तो साइन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एन ए विल बी इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ 0, और एन ए विल बी इक्वल टू द, ये के पाई के इक्वल होता है, यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी के पाई ओवर ए। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये जो के है इसकी वैल्यूज है फ्रॉम 1 to so on। तो यहाँ पे ये जो फाइनल अब x की वैल्यू निकल के आई है, x ऑफ x की जो फाइनल वैल्यू निकली वो क्या बनी, C8 तो 0 हो गया, और C7 विल बी x ऑफ x विल बी इक्वल टू द C7 cos n पाई है, और n की वैल्यू हमारे पास है k ओवर पाई इंटू ए ओवर ए सॉरी इंटू x, ये निकल के आई है अब x की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू, तो ये रहा y। इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए जनरल सोल्यूशन तो हमने निकाल लिया, कंडीशंस को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन ले लेते हैं दैट y ऑफ b विल बी इक्वल टू द 0, तो ये बन जाएगा y ऑफ b विल बी इक्वल टू द C9 cos हाइपरबोलिक nb प्लस C10 sin हाइपरबोलिक nb। 0 will be equals to the C9 cos hyperbolic nb plus C10 sin hyperbolic nb। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें किसी भी एक कांस्टेंट टर्म की, लेट से हम वैल्यू निकाल लेते हैं C9 की, तो वो किस तरीके से करेंगे कि C10 को तो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा C9 cos hyperbolic nb will be equals to the negative of C10 sin hyperbolic nb। C9 की वैल्यू निकालेंगे तो cos वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C9 विल बी इक्वल टू द नेगेटिव C10 sin hyperbolic nb डिवाइडेड बाय cos hyperbolic nb। तो अब ये निकली है C9 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली C9 की। दूसरी कंडीशन पे अगर हम आए, तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास था कि y ऑफ y विल बी इक्वल टू द 0। क्या थी, सी दैट y ऑफ y विल बी इक्वल टू द 0। तो उसमें अगर हम इसको पुट करेंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, y ऑफ y, तो ये हमारे पास है y ऑफ y विल बी इक्वल टू द 0, मतलब ये कि मैं बताती हूँ कि ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें सिर्फ इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम ही रहेगी क्योंकि y ऑफ y है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी y ऑफ y विल बी इक्वल टू C9 cos hyperbolic ny plus C10
साइन हाइपरबोलिक एन वाई, और क्योंकि y या y 0 के इक्वल था तो इस साइड पे 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि C9 की वैल्यू निकाल सके ना, C9 की वैल्यू जाके इस इक्वेशन में पुट करें जो अभी अभी हमने सॉल्व की, तो इसमें C9 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0 विल बी इक्वल्स टू द C9 की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव ऑफ C10 साइन हाइपरबोलिक एन बी डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक एन बी, और यहाँ पे हमारे पास है C10 साइन हाइपरबोलिक एन वाई। अच्छा, यहाँ पे भी तो है ना cos हाइपरबोलिक एन वाई, C9 की वैल्यू है ये वाली, और इसके साथ ये जो cos हाइपरबोलिक एन वाई पड़ा हुआ था वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो क्वेश्चन अब ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे C10 कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है दैट 0 विल बी इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ C10, या बल्कि पॉजिटिव वाला कॉमन निकाल लें क्योंकि नेगेटिव तो एक ही है, पॉजिटिव C10 और या इस तरीके से भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली इसमें n की वैल्यू पुट करें और उसके बाद जो है इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि ये इजीली हो जाए, इस पे कोई ना कोई फार्मूला लग जाए। और फिर लेकिन अगर हम यहाँ से फ्रैक्शन भी निकालना चाहें तो आई गेस कि फ्रैक्शन इजी रहेगा ज़्यादा। अगर हम यहाँ से इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो यहाँ पे अब किस तरीके से बन जाएगा, ये आ जाएगा, मैं डायरेक्टली जो है n की वैल्यू भी पुट करती जाती हूँ, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, n की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक के पाई ओवर a इंटू बी। ठीक है, इसके साथ ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे cos वाला, तो ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ तो ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक n, तो n की वैल्यू हमारे पास है k पाई ओवर a इंटू वाई माइनस, ठीक है, क्योंकि हमने जो है पॉजिटिव वाला पॉजिटिव C10 कॉमन लिया था तो माइनस साइन आ जाएगी। उसके साथ अब यहाँ पे ये जो साइन वाला टर्म है ये इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एन वाई, तो एन हमारे पास है के पाई ओवर ए इंटू द वाई, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा ये कॉस वाला टर्म, तो अब यहाँ पे ये चीज बन जाएगी कॉस हाइपरबोलिक एन, तो एन हमारे पास है के पाई ओवर ए इंटू बी, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है साइन अल्फा माइनस बीटा की। साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी क्या होती थी कि साइन अल्फा इंटू द कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा जो है वो कॉस बीटा। तो यहाँ पे जब हम इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो किस तरीके से होगा, ये बन जाएगा सॉरी 0 विल बी इक्वल टू द C10 साइन हाइपरबोलिक h और k ओवर a, और यहाँ पे अल्फा b है और बीटा y है, तो ये बन जाएगा b माइनस y। तो इस स्टेप पे आके आपने क्या कर लेना है कि यहाँ पे ये जो ऊपर ऊपर हमने वैल्यू लिया था ना कि y विल बी इक्वल टू द 0, और उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन फाइंड की, तो बेहतर है कि आप उस कंडीशन को एक्सट्रैक्ट ही कर दो, क्योंकि वापस से हमारे पास वही चीज बन रही है, इस तरीके की इक्वेशन बन रही है कि y विल बी इक्वल टू द ऑल दिस। तो हमें क्या करना है कि फिर हम उसी
इक्वेशन को उसी इक्वेशन का रेफरेंस उसी कंडीशन का रेफरेंस देके हम बोलेंगे, क्योंकि y ऑफ y 0 के इक्वल था, तो अब ये जो 0 है ये y ऑफ y के इक्वल है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ गई तो आपने सिंपली क्या कर लेना है कि u विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी पूरा जो है इसका बनाए, जनरल फॉर्म में बनाए इसका u इंटू वाई का, सॉरी x इंटू वाई का। और उसके बाद जितने भी इसके नॉन ट्रिवियल केसेस बने थे, एक हमारे पास 8 लेमडा विल बी इक्वल्स टू द 0 थे केस बना था, जो कि नॉन ट्रिवियल था, मीन्स के उसमें कांस्टेंट टर्म्स आ रहे थे। और यहाँ पे भी अब ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो भी आ गया उसकी आपने फिर समीशन कर लेनी है। समीशन के बाद जिस तरीके से हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि इसका जो ए एन टर्म है वो फाइंड करेंगे, फिर ए नॉट टर्म भी इसका फाइंड करेंगे। अब इसका ए नॉट भी निकलेगा और ए एन भी निकलेगा। ए नॉट इस वजह से निकलेगा क्योंकि जो हमारा फर्स्ट केस है ना वो इसका नॉन ट्रिवियल बना है, तो इसका ए नॉट भी निकलेगा। जिस तरीके से वेव या हीट इक्वेशन में, मुझे सही तरह से याद नहीं है, कल वाले लेक्चर में भी मैंने यही बोला था कि हमने किसी एक लेक्चर में इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ा था, सही तरह से मैंने करवाया था। तो अगर आप सीरीज वाइज चलेंगे और सही तरह से सारे लेक्चर्स देखें तो ये चीजें अब आपको करनी आ जाएंगी। ए एन और ए नॉट का वैल्यू फाइंड करें, उसके बाद इस सारे को सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। आगे जो है इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उन्हें भी सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी एक बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि ये जो एक्सरसाइज है इसको मैं आपको हिंट्स देती जाऊंगी, जिस तरीके से यहाँ पे हमने इसके केसेस बनाए हैं, केसेस का सॉल्यूशंस मैं आपको देती जाऊंगी। आगे जो है आप लोग खुद ही कोशिश कर लीजिएगा कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। मेथड आपको सारा पता है, सो आई होप कि ये अब चीजें इतनी मुश्किल नहीं होंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।